ऐ प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी इकोनॉमी की बात हम लोग बहुत पहले कर चुके थे कि इकोनॉमी होता क्या है। जो हम लोग इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं वही हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी होता है। सॉरी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम लोग बात करते हैं, जो इकोनॉमिकल हमारा एक्टिविटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। ये बात क्लियर रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब हम लोग बात नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग इंडिया के इकोनॉमिक का ओवरव्यू बात करने वाले हैं कि आज की जो हमारी अर्थव्यवस्था है और इससे पहले जब हमारा देश गुलाम था उस समय की अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है और किस तरीके से इंटरनेशनल इम्पैक्ट और लोकल इम्पैक्ट काम करते हैं, बात हम लोग उसी की करने वाले हैं। तो आइए कुछ अभी का सिचुएशन जानकर चलते हैं हम हिस्ट्री में कहानियों के बीच। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडियन इकोनॉमी के ओवरव्यू। जो करंट सिचुएशन है वो हमारा क्या है कि हम लोग जर्मनी को पिछाड़कर हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने वाले हैं, यानी 5 ट्रिलियन का मालिक बनने वाले हैं और 5वां पोजीशन आने वाला है। और फर्स्ट अगर पोजीशन की बात करें तो यूएसए अपना दबदबा बनाए रखा है, ठीक है। और सेकेंड की बात करें तो चाइना अपना दबदबा बना के रखे हैं। थर्ड की बात करें तो रसिया, और फोर्थ की बात करें तो यूके, और फिफ्थ में जर्मनी को पछाड़कर हम यानी इंडिया आने वाले हैं। आ चुके हैं, बहुत सारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आ भी चुके हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसी ही बात कि हम लोग 5th पे आने पर क्या क्या स्ट्रगल हुआ और क्या इससे और बेहतर हो सकता था, क्या ऐसी घटनाएं और भी घटी जिससे बहुत अच्छा मेंटेन किया जा सकता था, जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए जो डेंजरस था उस पर भी काम कर सकते थे। तो देखिए बात करते हैं, द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया इज द मिडिल इनकम डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी। Okay, it is the 5th largest economic by the nominal GDP and 3rd largest purchasing power parity। Purchasing power parity कहने का मतलब यहाँ पे परचेज करने की कैपेबिलिटी है लोगों की। ओके, फिर हम लोग को जब देखते हैं इंडिया के इकोनॉमिक फेज को, तो जो हमारा जब देश गुलाम था उसका एक अलग फेज था, अंग्रेज के टाइम का जो फेज था वो अलग फेज था, आज़ादी से लेकर 1947 से 1991 का फेज अलग था, और आज का जो फेज है यानी 1991 के बाद से 2025 की बात कर रहे हैं हम आपसे, 1991 से लेकर 2025 की बात कर रहे हैं, वो फेज हमारा क्या है, अलग है। अच्छा, एक 2-3 कल्पना हम आपको देते हैं और थोड़ा सा 2-3 कल्पना में, उस कल्पना में आप फील करिएगा कि हम लोग पहले आगे थे या आज, फिर सवाल कुछ और भी। चलिए देखिए, वो कल्पना हम आपको क्या देते हैं कि देखिए जब चंद्रगुप्त का टाइम था, चंद्रगुप्त मौर्य को तो आप लोग जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम था, उस टाइम पर हम लोग पूरे वर्ल्ड का टोटल वर्ल्ड का 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट किया करते थे। कितना कंट्रीब्यूट करते थे? 25%, राइट। और आज के टाइम पे हम लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही लेस है, बहुत कम है, लगभग 4% के आसपास है। अब आप इस बात से कल्पना करके आप हमें बताइए कि पहले हम लोग ज्यादा रोल प्ले किया करते थे या आज रोल प्ले करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ही है जो कि बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया, फेज बदलना चाहिए और बदलते रहना भी चाहिए, जरूरी भी है। तो यही हम आपको एक ओवरव्यू इंडिया इकोनॉमिक का, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम आपको एक कल्पना दे रहे थे।
डिटेल में बस अंग्रेज तक ही सीमित रहेंगे, मगर आप ये जान लीजिए कि हमेशा जब भी हम सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो एक ऐसा डायमेंशन भी होना चाहिए कि आप वाकई हम आगे हैं। ये सवाल दिलो जहन में तो उठना ही चाहिए। अगर उठता है तो बहुत अच्छी बात है, आइए, और नहीं उठता है तो भाई समस्या तो है। ठीक है, तो आइए अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखिए कुछ अर्थव्यवस्था में ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, और 1991 में एक बात और कहा जाता था कि हम लोग लाइसेंस का राज है। लाइसेंस का राज कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा मतलब ये समझ लीजिए, मीनिंग बस सिंपल सा है कि उस समय कोई भी पर्सन स्टार्टअप करना चाहता था तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, पहला चीज़। और दूसरी बात ये था कि लाइसेंस गवर्नमेंट प्रोसेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हुआ करता था और बहुत अधिक कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, जिससे कॉमन पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना मुश्किल होता था। और एक ये था कि फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट था वो हमारे यहाँ नहीं आता था, और फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ क्यों नहीं आता था इस पे भी हम बात कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, तो अभी आइए कुछ आगे हम लोग इस पे बात करें। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, जब इन कोल्ड वार के बारे में बताने से पहले एक इकोनॉमिक्स को हमेशा हम टाइम जोन देते हैं, उस टाइम जोन के फ्रेम में आपको समझा लें कि इकोनॉमिक्स को इस टाइम जोन के फ्रेम में आप समझें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। देखिए, दो तरीके का टाइम जोन देते हैं हम लोगों को। एक होता है वर्टिकल टाइम जोन, एक क्या होता है वर्टिकल टाइम जोन, और एक होता है हॉरिजेंटल टाइम जोन। हॉरिजेंटल टाइम जोन, ओके। ये दो तरीके का टाइम जोन होता है, राइट। तो जब हम लोग वर्टिकल टाइम जोन की बात करते हैं और हॉरिजेंटल टाइम जोन की बात करते हैं, इकोनॉमिक को समझने में काफी इजी होगा आपको। तो हॉरिजेंटल टाइम जोन में सपोज करिए अभी हम 2025 में ही हैं, तो 2025 ही ले लेते हैं। 2025 में ही हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी इंडिया किस पोजीशन पे है, अमेरिका किस पोजीशन पे है। अमेरिका कहने का मतलब यूएसए, यूके कहाँ है, चाइना कहाँ है। मीनिंग समझ लीजिए, एक ही टाइम में अलग अलग कंट्रियों को हम देख रहे होते हैं एक ही टाइम जोन। और वर्टिकल टाइम जोन में हम लोग एक कंट्री उठाते हैं जिसका हम लोग मेजर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, इंडिया। तो इसका उठाते हैं और इसका टाइम जोन वही देखेंगे हम लोग कि 1000 ईस्वी में हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, 1050 में कैसा था, या 1100 में कह लीजिए, 1200 में कैसा था, 1300 में कैसा था, डॉट 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 करते हम लोग आएंगे 1900 में। 1900 में टाइम जोन कैसा था, और यहाँ पे 2000 में टाइम जोन कैसा था। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम जोन कैसा रहा था उस पे बात करना है हम लोगों को। तो ये है वर्टिकल टाइम जोन। तो देखिए, वर्टिकल टाइम जोन से आप ये कर लेंगे कि हम एक कंट्री को उठाएंगे और उसके बारे में उनका इकोनॉमिक कंडीशन ईयर बाय ईयर देखते जाएंगे, 10 या ईस्वी या 100 साल जो भी कह लीजिए, देखते जाएंगे। और वर्टिकल हॉरिजेंटल टाइम जोन कहने का मतलब क्या है कि इंडिया और यूएसए अमेरिका एक ही टाइम जोन में देख रहे हैं आप, जैसे 2025 में देख रहे हैं तो इंडिया हम लोग का 5th कंडीशन है, अभी बात करें हम, अमेरिका फर्स्ट पे है, यूके चाइना सेकेंड पे है। तो इस तरीके की कंडीशन की बात हम लोग करते हैं। इतनी बात क्लियर है, एक ही टाइम जोन में। तो ऐसे देखेंगे जब भी आप इकोनॉमिक्स को, तो एक अच्छा डायमेंशन मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ये होगा कि आपको मेमोराइज करने में काफी आसान फील होगा, राइट, ओके। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए, द एंड ऑफ द कोल्ड वार एक्यूट अ बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्राइसिस 1991 लेड
लेट, ठीक है, द एडॉप्टेशन अब्रॉड ऑफ द इकोनॉमिकल liberalization in India since the start of the 21st century. Annual average GDP growth has 6% to 8%. जब 21st सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो हम लोग इतना पे थे। 2013 एंड 2018 की बात करते हैं तो मेजर इकोनॉमी इज द सरप्राइजिंग चाइना। तो चाइना तो भाई बहुत आगे हमसे निकल आया, चाइना की एक अलग सी स्टोरी है ही है। फिर हिस्टोरिकल इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड फॉर द मस्ट ऑफ द 2 मिलीनियर फ्रॉम द फर्स्ट अंटिल इन 19th century 65। अब बात करेंगे इसी की बात। अब हम लोग का इतना हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास इतना भयावह कंडीशन क्या अंग्रेज खड़ा कर डाले थे और क्या समस्या खड़ा कर डाले थे कि हम लोगों का कंडीशन बेहतर होते होते आज भी हम बेहतर नहीं कर पाए, ऐसा क्या हुआ था। तो आइए इसी पे बात करते हैं हम। देखिए अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री में। करंट की पोजीशन जान लिए, हॉरिजॉन्टल की बातें समझ लिए, वर्टिकल की बातें बता दी हम आपको। अब देख रहे हैं हम लोग कि ब्रिटिश काल से पहले भारत की आर्थिक स्थिति की विशेषताएं क्या क्या थी। तो हम लोग क्या थे, सेल्फ सफिशिएंट एंड आइसोलेशन थे, यानी आत्मनिर्भरता और अलगाव था, ठीक है। और यहाँ पे जीविका खेती के लिए करते थे। विशेषज्ञता का अभाव था, यानी स्पेशलाइजेशन तो हम लोग बहुत सारे चीजों में हासिल नहीं कर पाए थे। डोमिनेशन ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशनल था, रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रभुत्व था। और हाईली इमोवेबल लेबर, यानी अत्यधिक गतिहीन श्रम था, राइट, ओके। मतलब गतिहीन श्रम यानी बहुत ज्यादा हम लोग को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ता था, आराम से एक ही जगह खाना पीना मिल जाता था, ठीक है। अब आफ्टर की बात कर रहे हैं, जब प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ द कॉलोनी एक्सप्लॉइटेशन, कॉलोनी बनाकर उन लोगों ने किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया, यानी देखिए वो धीरे धीरे हमारे यहाँ ट्रेड के थ्रू आए, बिजनेस के, और धीरे धीरे हम लोगों को देखे कि आप भाई यहाँ पे तो हम अपना कब्जा जमा सकते हैं, तो जमा डाले और जमाए भी। और इस तरीके से 200 सालों तक हम लोग को लूटे, एक दो दिन नहीं, 200 सालों तक, और बड़ा भयावह कंडीशन था। चलिए आइए कुछ बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। पहला तो ये काम उन लोग करना स्टार्ट किए कि जो ट्रेड की प्रैक्टिस थी वो अनफेयर थी, मतलब लेन देन बराबर वाली बात नहीं थी। 200 रुपया के सामान देंगे 1 रुपया, ऐसी बात थी, ऐसी बात थी, ओके। रीचिंग ऑफ द प्रोड्यूसर, उत्पादों को लूटना, और एक्सट्रैक्शन ऑफ द गिफ्ट, उपहारों की वसूली, एंड मिस यूज एंड लैंड रिन्यू, भूमि राजस्व का दुरुपयोग, लेजाइज द ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ, वैधानिक तरीकों से धन की निकासी, एंड कॉलोनाइजिंग ट्रेड, व्यापार का उपनिवेशीकरण, और सिक्योरिंग द सप्लाई एंड द मार्केट फॉर ब्रिटेन, ब्रिटेन के लिए आपूर्ति और बाजार सुरक्षा करना। लूट थ्रू इन्वेस्टमेंट, निवेश के माध्यम से लूट का एक उपाय बना देना, ये सभी लोग का काम था अंग्रेज लोग कि हम निवेश कर रहे हैं, मगर वो निवेश नहीं करते थे, लूटने के चक्कर में पड़ा रहते थे। फिर देखिए ब्रिटिश कर्मियों के बड़ी रकम का भुगतान और विदेशी मुद्रा के माध्यम से धोखाधड़ी, इस तरीके से काम करते थे, जो फॉरेन एक्सचेंज में फ्रॉड बहुत करते थे। और भारत की कीमत पर साम्राज्यवादी युद्ध, ठीक, इस तरीके से वो इंपेरियल वार जैसा कंडीशन करते थे। और एक्सपेंसिव, देखिए जब भी कभी वार होगा ना, तो वार होगा तो सारी थ्योरी फ्लॉप। मतलब क्या है, इन्फ्लेशन बहुत हाई चली जाएगी, सिस्टम बहुत गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो वार होना बहुत अच्छी बात होती नहीं है, मगर वो इस तरीके से भी किया करते थे, जिससे क्या होता था और भी भयावह कंडीशन आ जाता था देश का, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ी सी हमें स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक लग रहा है यार इस जगह, ठीक है, कि किसानों की, अब देखिए औपनियोतिक शोषण का परिणाम क्या हुआ था, किसानों की गरीबी, जो फार्मर लोग थे वहां पे बहुत वो गरीब थे। कृषि का वैश्वीकरण, कृषि का यानी कमर्शलाइजेशन का वैश्वीकरण था। कृषि ऋण में भारी वृद्धि, जो एग्रीकल्चर में काम करते थे उन लोग बहुत ज्यादा डेप्थ उन लोगों के पास एकदम बिल्कुल हो गया, ठीक है। सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, भूमिका पर उप विभाजन एंड विखंडन, ठीक है।
चेंज इन द सिस्टम ऑफ द लैंड रिलेशन, भूमि संबंधों की प्रणाली में बदलाव। और यहाँ पे देखिए नो क्रेडिट फैसिलिटी, रीड सुविधा नहीं थी। और उसके बाद रूइन द आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट्समैन, कारीगरों और शिल्पकारों का विनाश हो गया। जो भी कारीगर वगैरह थे मशीन के थ्रू, या फिर उन लोगों को वर्क ही इस तरीके से नहीं एटमॉस्फेयर दिया करते थे कि तुम वर्क करो, या फिर उन लोग का उतना भी वेजेज नहीं निकल पाता था, डिमांड क्रिएट नहीं करने देते थे जितना उन लोगों का लागत लगी रहो। तो इस तरीके से जो कारीगर लोग थे उन लोगों का क्या हो गया, वो भी चले गए, विनाश हो गया, यानी खत्म हो गए, धीरे धीरे कम काम करने वाले बचे। डिक्लाइन द रूरल एंड विलेज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो भी हस्तलिपि उद्योग किया करते थे उन लोग, जैसे कपड़ा वगैरह बनाते थे, ये सब धीरे धीरे समाप्त होता गया। एक्सपोर्ट ऑलवेज एक्सीडेड इंपोर्ट, अब निर्यात हमेशा आयात से अधिक होता था, निर्यात खूब होता था, आयात कम होता था हमारे यहाँ। और राइज ऑफ द न्यू मनी लेंडिंग क्लासेस, नए धन उधार देने वाला वर्ग का उदय हो गया। अब इस तरीके से नए माध्यम से वर्ग धन का उदय हो गया कि इस तरीके से मिडिल क्लास, और देखिए इसमें मिडिल क्लास जो था, मिडिल क्लास क्या यार, हर एक लेवल का पर्सन बहुत परेशान था, परेशान नहीं था, बहुत परेशान था, ठीक है। इस तरीके से उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन नेचर ही था, ठीक। देखिए फिर इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का इम्पैक्ट कैसा हुआ, ओके। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द मस्ट फेयर reaching it destroyed the traditional economic of India and drained India's wealth of Britain. The economic policy of the British also affected the classes of peasants और artisans is very advisory, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव सबसे दूरगामी था और इसका भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, एकदम बिल्कुल अच्छे से बर्बाद ही कर डाला। और भारत की संपत्ति पर ब्रिटेन तो कब्जा कर ही लिया था। अंग्रेज और आर्थिक नीतियों ने किसानों और कारीगरों और वर्गों को, कारीगरों वाले जो वर्ग थे सब पे प्रतिकूल यानी खराब प्रभाव डाला, इस तरीके से प्रभाव डाला कि सब समाप्त हो गए, खत्म टाइप के हो गए। नेक्स्ट देखिए, फिर द रेट ऑफ द ग्रोथ पर कैपिटा इनकम, यानी ग्रोथ का रेट क्या है पर कैपिटा। ड्यूरिंग द 100 ईयर ऑफ द पीरियड बिफोर इंडिपेंडेंस वाज द जस्ट 0.5% पर एनम, एंड द ड्रेन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ द वेरियस पेमेंट which India did not get any return on a conservation basis. This the drain has been the estimated 2 or 3% of India national income during the 1757 to 1939. 1757 to 1939. In 1947-48 per capita income just 230. कहने का मतलब यह है कि संरक्षण के आधार पर यह निकासी 1757 से 1939 तक यानी 1939 तक दौरान भारत की राष्ट्रीय आय को 2 से 3% का अनुमान लगाया गया है। और 1948 में प्रति व्यक्ति की आय केवल 230 रुपए रह गई थी, 230 रुपए प्रति व्यक्ति की आय थी। भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जो 82% निरक्षर थी, यानी। और एक सर्वे कुछ ये भी बताता है कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 16% ही क्या थे, लिटरेट थे। एक सर्वे ये भी बताता है कि 16% लिटरेट थे, 82% यानी बस 2% का फर्क है, तो ऐसा भी सुनने को मिल जाता है, ओके। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, सुनिएगा। Nearly 72% of the country population is engaged in agriculture. 72% का जो पॉपुलेशन था वो किस में इंगेज थी, जो आबादी थी वो एग्रीकल्चर यानी कृषि में इंगेज था। इंडस्ट्री टू द इंडियन इकोनॉमिक वाज द इक्वल बैकवर्ड, औद्योगिक रूप से भी भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी पिछड़ी हुई नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए 1947 द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील वाज द मेनली 30 लाख टन। 1947 इस्पात का कुल उत्पाद मात्र 13 लाख टन था, ओके।
the rate of the capital formation was hardly 6.8% of the net domestic product of the total capital formation. Public sector contribute nearly 20%, while to 80% belonged the private sector. पूंजी निर्माण की दर कुल पूंजी निर्माण के शुद्ध घरेलू उत्पाद का बहु मुश्किल से 6.8% थी, यानी बहुत मुश्किल से इसका मीनिंग होना चाहिए था 6.2 से इतने परसेंट थी, जो सार्वजनिक योगदान के 20% यानी 80% निजी क्षेत्र का था। जो आपका पब्लिक सेक्टर था उसका 20% था और बाकी सब क्या है 80% की ये भूमिका रोल प्ले कर रही थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन टू 1947। अब देखिए जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ वो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। जब हमारा देश गुलाम था तब पर भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो देश के हित की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, वो बिजनेस के स्टैंड अप पे लड़ रहे थे। हम लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर नहीं बोलते हैं, मगर वाकई बात है उन्होंने इकोनॉमिक बैकबोन के लिए बहुत सपोर्ट किया है। जैसे में आपके टाटा परिवार में आते हैं, टाटा की जितनी कंपनियां हैं उन्होंने उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किए और हमारे यहाँ इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें और सेल्फ स्टैंड अप हो सकें और काम कर सकें कि कैसे हमको इंडस्ट्री में काम करना है। काफ़ी इस मामले में हम लोग पीछे थे और आइडिया भी कम था हमारे देश में। 1812 द फर्स्ट पेपर मिल इन इंडिया वाज द सेटअप एंड एट द श्री रामपुर वेस्ट बंगाल विलियम क्रे। तो 1812 में भारत में पहली बार पेपर मिल पश्चिम बंगाल के श्री राम विलियम कैरी द्वारा स्थापित की गई थी। 1830 की बात करते हैं तो तमिलनाडु में पहली बार चारकोल से लोहा बनाने का प्रयास किया गया, ये 1830 की बात है। 1854 में बात यह है कि KGN डाबर द्वारा मुंबई में सूती कपड़ा का उपयोग की स्थापना की गई, सूती कपड़ा का, और भारत में आधुनिक उद्योग की वास्तविकता शुरुआत की गई। 1855 में कोलकाता के बाद रिसवा में पहली बार जूट मिल स्थापित की गई। 1860 में कानपुर एल्गिन मिल शुरू की गई, ये 1860 में शुरू किया गया। 1870 में जेम्स एस क्रीन कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई, जो भारत में लोहा इस्पात गलाने वाले उद्योग की दिशा में उठाया जाता था, जो 1875 परिचालन से शुरू किया गया था। एक कुछ फैक्ट है, बहुत ज़्यादा SSC में क्वेश्चन इससे नहीं आते, मगर आपको जानना चाहिए क्योंकि एक समराइज आपको मिल जाता है, एक समरी आइडिया मिल जाता है जिससे आपको रिकॉल करना बहुत आसान होता है। फिर देखिए यहाँ पे 1874 द फर्स्ट स्पाइनिंग एंड द व्हील mill of the Madras began production, and 904 the small cement of the factory was established in the Madras by a company named South India Industrial Limited. 907 the Tata Steel was established, यही टाटा की बात कर रहे थे हम आपसे, जो कि 907 यानी कहने का मतलब 1907 यानी 1907 में टाटा स्टील स्थापना की गई, जो पारसी व्यवसायी की जमशेदजी नुसरवार नाज टाटा ने जमशेदपुर में की थी। नुसर वान जी टाटा नाम है इनका, जमशेद जी बस हम जानते थे, इसके बाद वाली जो नाम है नुसर वान जी टाटा है। 1914 में इंडिया सीमेंट कंपनी लिमिटेड गुजरात में पोरबंदर सीमेंट निर्माण किया गया, और 1950 में मध्य प्रदेश कटनी में, बगल में, हम लोग इलाहाबाद में है तो उसके बगल में ही होगा, कटनी में इस्टेब्लिश किया गया सीमेंट की फैक्ट्री। और 1917 में सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी व्यवसायी जिन्होंने कलकत्ता में पहली बार जूट मिल स्थापित की। और 1941 में भारी रासायनिक उद्योग का भी स्थापना किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़े और बहुत सारी चीज़ों को कवर किए। तो कुछ फैक्ट आप लोगों को समझ, एक फैक्ट ही बात करेंगे, डिटेल में तो बात करेंगे नहीं उतना। इंडियन इकोनॉमिक ऑफ द यू ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947, अब देश आज़ाद करा देते हैं आप लोगों का के लिए आज इकोनॉमिक में, ठीक है। 1947 में प्रति व्यक्ति की आय 230 रुपए थी, और जो भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जिसमें 82% निरक्षर थे। देश में लगभग 72%
जो आबादी थी, यानी 72 कहने का मतलब 72% जो हमारे पास आबादी थी वो कृषि में लगी हुई थी, और औद्योगिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी ही पिछड़ी हुई थी, जो 1947 में स्टील का कुल उत्पादन का 13 लाख टन और पूंजी निर्माण के दर कुल पूंजी निर्माण के शुद्ध घरेलू उत्पाद का बहुत मुश्किल से 6.8% थी, और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान उस समय 20% था, निजी 80% था। ब्रिटिश शासन का काल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्य काल रहा, और ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था को अविकसित और असंतुलित बना दिया था, ऐसा हमारे साथ किया गया। तो आज एक ऐसा ओवरव्यू दिए हम आपको इंडियन इकोनॉमिक का, ठीक, जो कि बताया गया कि ब्रिटिश काल में क्या क्या हुआ था। अब इसकी बातें और भी हम लोग करेंगे 1947 के बाद से, यानी देश हम लोग आज़ाद अब हम लोग का हो गया है इकोनॉमिक्स में, और बहुत ज़्यादा अभी इसमें से फैक्ट कुछ निकालने थे, जैसे कि फैक्ट में 2-3 फैक्ट बोलते हैं हम। इंजीनियर एम वैसरैया जी का बात नहीं हो पाया, दादा भाई नौरोजी अपना बहुत फेमस इकोनॉमिक्स हुए, उनकी बात होनी चाहिए थी, और कहीं इसमें जिक्र अभी नहीं हुआ है। तो जो थोड़े से फेमस बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स हुए हैं, और उनका बुक का एक क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल पे बहुत अच्छे से आता है, और आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। तो आज बस एक ओवरव्यू के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।